आ, अभी देखिए 1 घंटा पहले रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वह लगभग 2:45 हुआ है। 1 डेढ़ घंटा पहले रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है जो हम लोगों को सूचना मिली। हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं लगातार, और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चाणक्य आईएएस एकेडमी से बड़ी व्यापक संख्या में विद्यार्थियों का चयन हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट में चाणक्य आईएएस एकेडमी का अपना एक स्थान हमेशा से रहा है, और वो स्थान चाणक्य आईएएस एकेडमी इस बार भी बना लेगा। और मुझे उम्मीद है कि बल्कि पहले से ज़्यादा प्रतिशतता में हमारे यहाँ से सिलेक्शन जो अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो होता दिख रहा है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट जो है वह घोषित कर दिया गया है। बता दें कि चाणक्य आईएएस एकेडमी जो देश के जाने माने कोचिंग संस्थानों में से एक है, वर्षों से विश्वसनीयता जो है वह चाणक्य आईएएस एकेडमी के प्रति बना हुआ है। ऐसे में इस बार कितने बच्चे जो हैं यूपीएससी में बाजी मारे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर। सर, इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला, आपके यहाँ से कितने बच्चे पास आउट हुए हैं? अभी देखिए 1 घंटा पहले रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी, वह लगभग 2:45 हुआ है। 1 डेढ़ घंटा पहले रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है जो हम लोगों को सूचना मिली। हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं लगातार, और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चाणक्य आईएएस एकेडमी से बड़ी व्यापक संख्या में विद्यार्थियों का चयन हुआ है। टॉप रैंक में भी बहुत अच्छी संख्या है विद्यार्थियों की। फाइनल आंकड़ा हम लोगों को कुछ देर बाद शाम होते होते मिल जाएगा। सारे लोग लगे हुए हैं, सारे ब्रांचेज पे लोग लगे हुए हैं कि किस किस ब्रांच से कितने कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम कहें तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और हम लोग बड़े खुश हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिज़ल्ट में चाणक्य आईएएस एकेडमी का अपना एक स्थान हमेशा से रहा है, और वो स्थान चाणक्य आईएएस एकेडमी इस बार भी बना लेगा। और मुझे उम्मीद है कि बल्कि पहले से ज़्यादा प्रतिशतता में हमारे यहाँ से सिलेक्शन जो अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो होता दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तमाम सिविल सेवा परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही चाणक्य आईएएस एकेडमी से जो लोग चयनित हुए हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अब आगे देश के विकास में अपना महती योगदान देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है निश्चित तौर पे। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो मेंस का भी परीक्षा हुआ, उसमें भी काफ़ी संख्या में बच्चे जो है पास आउट हुए। आगे आने वाले समय में फिर जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का, उसमें जो शेष दिन बचे हुए हैं, बच्चे किस तरह से तैयारी करें, कैसे क्या करें? देखिए क्या है, संडे को पीटी का परीक्षा है 28 तारीख को। समय बहुत कम है, हम आज यहाँ 23 तारीख को बात कर रहे हैं। मुश्किल से 4 दिन का समय है, लेकिन ये 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही सही प्रश्न किया आपने वंदना। एक तरफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फाइनल रिज़ल्ट आया हुआ है, और दूसरी तरफ नए फाइनल रिज़ल्ट की तरफ अग्रसर होते हुए पहली परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी 28 मई को परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। तो उनके लिए इस बचे हुए 4 दिन में मेरी ये सलाह है कि वो अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। बहुत ही ज़रूरी यदि कोई छोटा मोटा टॉपिक बचा है तो उसको वो पढ़ें, अदरवाइज जो उन्होंने पहले से पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें। विद्यार्थियों के मन में काफ़ी शंकाएं होंगी, और वो बहुत परेशान भी होंगे, तरह तरह की चीज़ें हो रही होंगी, एंजाइटी भी हो रहा होगा कि भाई अंतिम समय में ये रह गया वो रह गया। तो ये सभी के साथ होता है। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा के अंतिम तिथि को सभी सिलेबस के टॉपिक को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकता। अतः जो विद्यार्थी ने पिछले 1 साल से अच्छे से पढ़ाई की है वो सशंकित ना हो, वो परीक्षा भवन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यदि ज़्यादा घबराहट में जाएंगे तो भले ही उनको थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे जिससे उनको नुकसान होगा। इसलिए अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करना था वो लोग कर चुके और बढ़िया किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो उन्होंने कर रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें, रिवीज़न में ध्यान दें
कि कौन से टॉपिक और कौन से सेक्शन से यूपीएससी अमूमन सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी संख्या में प्रश्नों को बनाता है, उस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि उन जगहों पर अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। और एंजाइटी और घबराहट को अब त्याग दें। देखिए, हमारा जो ये दिमाग है उसमें सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने बहुत पहले देखी, सुनी या पढ़ी होती है वो रहता है। हम जितना ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में एग्जामिनेशन में जाकर अपनी परीक्षा को दे रहे होंगे, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड हमें पहले की बातों को याद कराने में मददगार होगा। अर्थात शांतचित्त जितना हम होंगे उतना ही अच्छा परीक्षा हमारा होगा और हम परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए घबराहट का अब समय गया, जो करना था आपने कर लिया है, अच्छा ही किया होगा निसंदेह। अब परीक्षा भवन में परफॉर्म करने की बात है, तो इसके लिए आप जो पहले से पढ़ चुके हैं वो ऐसे सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें जहाँ से अमूमन यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रश्नों को पूछती है। नया टॉपिक कोई बहुत लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जो कुछ टॉपिक लेने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है कि ये छोटे से टॉपिक से तो आपके 2-4 प्रश्न बढ़ सकते हैं, तो वैसे ही टॉपिक को लें, कोई बड़ा टॉपिक ना लें। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा के दिन क्या करें। देखिए क्या है, परीक्षा 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 2 पालियों में आयोजित होगी। और जिन विद्यार्थियों को 9:30 से परीक्षा देना है, ऑब्वियसली उनको सुबह उठना होगा। इसलिए अभी से वो प्रैक्टिस में आ जाएं कि वो सुबह 6-7 बजे उठ जाएं, और 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बैठ के टेबल कुर्सी पर या तो पढ़ाई करें, जो भी उनको पढ़ना है। ये 2 घंटा पढ़ने की आदत डालें। अभी 4-5 दिन का भी समय है, तो आपका बॉडी और माइंड उस समय को अडॉप्ट कर लेगा पढ़ाई के संदर्भ में, और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा हुआ होगा। हालांकि ये सजेशन मैं 2 महीना 3 महीना पहले से ही विद्यार्थियों को देता हूं, लेकिन अभी भी अगर जो 4-5 दिन करेंगे तो काफ़ी हद तक पहले की अपेक्षा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका कंसंट्रेशन लेवल पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, परीक्षा भवन में 1 घंटा पहले पहुँचे। कोई भी एक छोटा सा किताब लेके जाएं जो आप परीक्षा भवन में पहले पहुंचकर रिवीजन कर सकें, ताकि कि अंतिम समय में ट्रैफिक जाम और तमाम तरह की समस्याओं से कुछ ऐसी परेशानी ना हो जिससे कि सेंटर पर पहुंचने में आपको विलंब हो जाए और अनायास घबराहट और तमाम तरह की चीज़ें आप पर हावी हो जाए। तो इसलिए 1 घंटा पहले पहुंच जाए। फिर परीक्षा भवन में जाएं तो उन्हें OMR सीट सबसे पहले मिलता है। OMR सीट में व्यक्तिगत जानकारियां लिखनी होती है, रोल नंबर वगैरह, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करें, भरें, ताकि उसमें कोई गलती ना हो जाए। अगर जो गलती उसमें हो जाएगी तो फिर तो आप परीक्षा से ऐसे ही बिना दिए हुए ही बाहर हो गए। तो इसलिए उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। प्रश्न जब मिलता है तो प्रश्नों को सॉल्व करने के संदर्भ में 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो विद्यार्थियों को 2-4 प्रश्नों का लाभ दे सकता है। पहला है कि प्रश्न के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी पढ़ें। प्रश्नों को पढ़कर निगेटिव मार्किंग के कारण ये निर्णय ना लें कि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते। प्रश्न को पढ़ें, उसके चारों ऑप्शन को पढ़ें, तब निर्णय लें कि किस प्रश्न को आपको करना है, कौन सा प्रश्न आप कर सकते हैं और कौन सा प्रश्न आप नहीं कर सकते। यूपीएससी में 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्नों को देखकर तो उसका आंसर निकल पाना मुश्किल होता है, लेकिन यदि उसके ऑप्शंस को सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए तो उसके उत्तर को निकालना आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। दूसरी बात कि जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं और प्रश्न बनाते चल रहे हैं तो कई प्रश्न में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा होता है। वैसी स्थिति में मेरी विद्यार्थियों से सलाह है कि किसी प्रश्न में ज़्यादा समय देकर फंसे ना। जिस प्रश्न में आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं उसको आगे बढ़ जाएं, और पुनः जब सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास समय बचता है तब उस प्रश्न पर पहुँचें, ठीक है, और फिर उसको देखें कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज फिर लास्ट के कुछ प्रश्न आपको बहुत जल्दबाजी में, समय के अभाव में, इसको कहा जाता है समय का प्रबंधन, समय के प्रबंधन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो अंतिम के कुछ प्रश्न जल्दबाजी में हो सकता है आपको सॉल्व करना पड़े और कुछ गलतियां ना हो जाए। तो इसलिए सभी प्रश्नों पर एक समान ध्यान से उसको ध्यान देकर अच्छे से बनाएं। समय का प्रबंधन का ध्यान रखें कि 2 घंटे में ही आपको ये पेपर सॉल्व करना है। तो काफ़ी न केवल ऐसी भी स्थिति ना हो कि बहुत जल्दबाजी में आप प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं, और ऐसी भी स्थिति ना हो कि आपके कुछ प्रश्न छूटने की स्थिति में आ जाए। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रश्नों को सॉल्व करके OMR सीट में प्रविष्टियों को डालना, अर्थात OMR सीट में सही उत्तरों को कलर करना। इसके 3 तरीके होते हैं। विद्यार्थी अमूमन करते क्या हैं कि एक प्रश्न को सॉल्व किया, उसको कलर कर दिया। कुछ विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि सारे प्रश्नों को सॉल्व करके और उसको कलर करते हैं एक साथ।
इन दोनों स्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी परेशानी है। पहले अगर जो आप एक प्रश्न को सॉल्व करके और कलर करते चले जा रहे हैं तो सेकंड थॉट का मौका आपके पास नहीं है। दूसरे केस में यदि सारे प्रश्नों को सॉल्व करके और एक साथ OMR में प्रविष्टि करना चाहते हैं, उसमें कलर करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि समय का अभाव हो जाता है। बना आपने सब लिया, अब कलर करते समय समय का अभाव हो गया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं प्रत्येक विद्यार्थी को क्या कहता हूँ कि 10 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, उन 10 को देख लीजिए एक बार कि आपने ठीक सॉल्व किया है, और फिर उसकी प्रविष्टि कर दीजिए, उसको कलर कर दीजिए। फिर 10 प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर उसको कलर कर दीजिए, जिससे कि ऐसी कोई गुंजाइश ही ना रह जाए कि किसी भी प्रकार से न केवल ना ऐसी स्थिति हो कि प्रश्न में सेकंड थॉट की गुंजाइश हो ना हो, और ना ऐसी स्थिति हो कि सब सॉल्व तो कर लिया लेकिन प्रविष्टियों के समय का अभाव हो गया और कुछ गलती हो गई। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर जो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में 2, 4, 5 प्रश्नों का उनको लाभ हो जाएगा। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के PT एग्जामिनेशन में जहां 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 4-5 प्रश्न का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है। तो जो आगामी PT एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें अपीयर हो रहे तमाम विद्यार्थियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार के तकनीक छोटे छोटे करेक्शन के साथ वो परीक्षा में जाएं और परीक्षा पास करें। एक सवाल ये भी है कि जो UPSC का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो टॉपर्स हैं अधिकतर लड़कियां ही हैं, तो जो वो एक क्रेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पुरुषों से मुकाबले। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हमारे देश में यदि आधी आबादी इतनी मजबूती से देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी सम्मिलित होकर और रिजल्ट के रूप में परिणत हो रही है, तो इसका मतलब है कि देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और जिस देश की परिकल्पना में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें बिना महिलाओं के उचित योगदान और प्रतिनिधित्व के सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो देश के विकास में अपना महती योगदान दें। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन को समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर का, जिन्होंने अपने अनुभव ही साझा नहीं किया बल्कि और भी चीज़ें जो है बच्चों के भविष्य के लिए साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि यह खबर आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपना कमेंट जो है ज़रूर बताएं कि आप क्या सर से सवाल करना चाहते हैं या अभी भी आपके मन में कुछ शंका है तो आपके उन सवालों का जवाब भी जरूर न्यूज़ फाउंडेशन दिखाएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।